मेरी शादी को 2 साल गुजर चुके थे। मेरी 1 साल की बेटी भी थी। मैं अपने पति के साथ बहुत अच्छी जिंदगी गुजार रही थी। बस मुझ में ये कमी थी कि मैं बिल्कुल सादा रहती थी, बिना सजी धजी। जबकि मेरे पति को मेरी ये बात बहुत बुरी लगती थी। वो चाहते थे कि मैं हर वक्त नई दुल्हन की तरह तैयार होकर रहूं। एक दिन मैं बाजार से घर वापस आ रही थी। मैंने देखा मेरे पति एक लड़की के साथ गाड़ी में कहीं जा रहे थे। ये देखकर मैं हैरान रह गई कि आखिर ये लड़की कौन थी जो मेरे पति के साथ फ्रंट सीट पर बैठी थी और वो उनसे हंस हंस कर बातें कर रही थी, और मेरे पति ने भी उसका हाथ अपने हाथ में लिया हुआ था। क्या ये कोई रिश्तेदार या उनकी कोई पुरानी दोस्त थी? उस रात वो घर बहुत लेट आए और मैं उनके इंतजार में जागती रही। मैंने प्रदीप से देर से घर आने की वजह पूछी तो वो मुझ पर बरस पड़े। कहा कि तुमको मुझ पर पहरे देने की जरूरत नहीं है। खबरदार जो आइंदा इस बारे में दोबारा तुमने मुझसे बात की। मेरी मर्जी, मैं जब घर आऊँ जाऊँ। तुम कौन होती हो मुझ पर पाबंदी लगाने वाली? प्रदीप से मैं 5 साल उम्र में छोटी थी। वैसे तो मेरी उनके साथ जिंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी, किसी चीज की कमी नहीं थी। बस वो अपने निजी मामलों में मेरा दखल देना पसंद नहीं करते थे, और शादी के पहले दिन से ही उन्होंने मुझ पर अपने रौब का सिक्का बैठा लिया था कि उनसे एक से दूसरी बात करने के लिए भी मुझे सोचना पड़ता था, क्योंकि उनकी कही बात पर कोई सवाल उठाने का मतलब अपने आप को ही मुश्किल में डालना था। वो बहुत शातिर और बहुत ही तेज मिजाज के थे। अपने खिलाफ एक शब्द सुनना पसंद नहीं करते थे। वो रात मेरे लिए बहुत मुश्किल गुजरी थी, जो मैंने जाग कर गुजार दी। उसके बाद वो रोज रात को देर से ही घर आने लगे और मेरे लबों पर ताले लग गए। मेरी क्या मजाल जो मैं उनसे कुछ पूछ सकूं। पहले मुझे कहीं जाना होता था तो प्रदीप खुद गाड़ी में छोड़ कर आते थे, मगर अब कहीं चलने को कहती तो वो मुझे टाल देते और जहां तक हो सकता मुझसे दूर रहने की कोशिश करते। अब तो ये हो रहा था कि एक ही घर में रहते हुए हम आपस में बहुत कम बात करते थे। एक दिन वो सुबह 4 बजे घर लौटे। रात भर जागने से मेरी आंखें लाल हो गई थी। हिम्मत करके प्रदीप को कह ही दिया कि अब अगर वो उस लड़की से मिले तो मैं पापा को बता दूंगी। उस दिन तो प्रदीप ने हद ही पार कर दी थी। पहले तो उन्होंने मना ही कर दिया था। कौन सी लड़की? मैं किसी लड़की को नहीं जानता। जब मैंने उन्हें बताया कि मैंने खुद अपनी आंखों से उन्हें एक लड़की के साथ देखा है तो वो गुस्से में आ गए और मुझे धमकी देते हुए कहने लगे, अगर तुमने अपने पापा को बताया तो मैं तुमसे जबरदस्ती तलाक ले लूंगा। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वो ऐसा कह देंगे। मैं एक नन्ही मुन्नी बच्ची की माँ थी, जानती थी ये ऐसा भी कर सकते हैं और मुझे अपनी बेटी से जुदाई सहनी पड़ेगी। मैं अपने पति का हर जुल्म सहने पर मजबूर थी, मगर मैं अपनी बेटी से जुदा होने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। एक रात मैं गहरी नींद में सो रही थी। मुझे घर में शोर महसूस हुआ और मेरी आँख खुल गई। कुछ देर इसी तरह बिस्तर में सहमी पड़ी रही। मेरे ख्याल से प्रदीप अभी तक नहीं आए थे, क्योंकि अब वो आधी रात के बाद ही घर आते थे। तो घर में शोर किस चीज का था? क्या घर में कोई चोर घुस आया था? ऐसा सोचते ही मेरा दिल धड़क उठा और मैं और भी ज्यादा डर गई। थोड़ी देर बाद किसी के बातें करने की आवाज ने मुझे चौंका दिया। ये आवाज प्रदीप की थी। वो आ चुके थे। वो घर को बाहर से ताला लगा कर जाते थे और खुद ही ताला खोल कर आ जाते थे। दूसरी आवाज किसी लड़की की थी। तभी माथा ठनका। मैं दबे कदमों अपने कमरे से निकलकर दूसरे कमरे में गई। वहां उस लड़की को अपने घर देखकर मेरा रुआं रुआं सुलग उठा। कभी कभी इंसान लाख चाहे मगर खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाता। वो लड़की और प्रदीप एक ही सोफे पर बैठे थे और उस लड़की ने अपना सर प्रदीप के कांधे पर रखा हुआ था। मेरा भी उस दिन खुद पर कंट्रोल नहीं रहा था। चाहिए तो ये था कि सब्र कर जाती, लेकिन मुझसे उस दिन सब्र ना हो सका। न जाने मुझ में अपने हक के लिए इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई थी। मैंने जूता उठाकर उस लड़की को मार दिया। फिर क्या था, प्रदीप तो गुस्से में आपस से बाहर हो गए और उस 2 टके की लड़की के सामने मुझे धमका कर रख दिया। कहते हैं ताली 2 हाथों से बजती है। सिर्फ मर्द ही जालिम नहीं होता, कसूर कुछ न कुछ औरत का भी होता है। समझ में नहीं आया कि यहाँ पर मेरा क्या कसूर था। क्या मेरे पति का इस तरह रात के अंधेरे में किसी गैर लड़की को अपने घर लाना सही था? क्या इस पर भी पत्नी को चुप ही रहना चाहिए था? ये बात मैं ना समझ सकी। प्रदीप का गुस्सा आपे से बाहर था। उसने मुझे कहा कि अभी और इसी वक्त मेरे घर से निकल जाओ। प्रदीप ने मेरे मुंह पर एक थप्पड़ मारा और मुझे धक्के देने लगे। वो औरत लाख बुरी सही अचानक से बोली,
प्रदीप रुको, सुबह जो मर्जी आए फैसला कर लेना। ये तुम्हारी पत्नी है, इस वक्त इसको घर से बाहर मत निकालो। ये कहकर वो दरवाजे के आगे खड़ी हो गई और उसने मुझे घर से एक कदम न निकालने दिया। सच कहती हूँ कि मर्द जब ख्वाहिशात के गुलाम बन जाते हैं तो वो इंसान नहीं रहते। इस समय प्रदीप भी तो जल्लाद बन गए थे। मैं सारी रात अपने कमरे में रोती रही और प्रदीप दूसरे कमरे में उस लड़की के साथ अय्याशी करता रहा। सुबह 5 बजे एक गाड़ी उस लड़की को लेने आई और वो उसमें बैठकर चली गई। ऑफिस जाते वक्त प्रदीप ने मुझे जबरदस्ती गाड़ी में बैठाया और मुझे मेरे मायके ले आए। दरवाजे पर उतार कर वापस चले गए। मैं चुपचाप सारा रास्ता रोती रही, मगर उन्हें मेरा कोई एहसास न था। उन्होंने बेटी को भी मुझे उठाने नहीं दिया था, क्योंकि वो उस वक्त गहरी नींद में सो रही थी। अपना दुख बुलाकर बेटी की जुदाई मेरे लिए क़यामत बन गई। मेरी नंद का दोपहर के बाद फ़ोन आया कि भाभी तुमने मेरे भाई के साथ कितना बुरा किया है। उनकी इज्जत का भी ख्याल नहीं रखा। दूसरे शहर से भाई की एक दोस्त आई थी और आपने उनके सामने भाई की बेइज्जती कर दी। अच्छी पत्नियां सब्र करती हैं तो ही फल पाती हैं, मगर ये तुमने क्या किया? अब भुगतो। तुम्हारी बेटी मेरे पास प्रदीप भाई छोड़ गए हैं। सोचा तुम्हें तसल्ली दे दूं और हाँ, इसे ले जाना, लेकिन अभी मत आना। फिलहाल थोड़ा सब्र करो, भाई का गुस्सा ठंडा होने दो। अगर तुमने ज़्यादा हिम्मत दिखाई और एक कदम भी आगे बढ़ाया तो सच कहती हूँ वो तुमसे तलाक लेने पर तुले हैं। मैंने बड़ी मुश्किल से समझा बुझाकर उन्हें तलाक लेने से रोका है और तुम्हें भी समझा रही हूँ कि फ़िलहाल अपने मायके में चुप होकर बैठ जाओ और इस बात को हवा मत दो ताकि बात और आगे न बढ़ जाए। फ़ोन सुनकर आंसू थम नहीं रहे थे। प्रदीप पर तो यही मिसाल आती है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अब मैं मायके में थी और दिन गुजरते जा रहे थे। नंद की बात को गिरह में बांधकर चुप हो गई और इस बारे में किसी से बात भी नहीं की। कहीं मेरे मम्मी पापा गुस्से में आकर कोई गलत कदम न उठा ले और मेरी बेटी बिना वजह माँ की जुदाई उम्र भर भुगतने पर मजबूर हो जाए। कब तक सब्र करती? वो तो मेरी बेटी को मुझसे मिलने तक नहीं देते। मैं अपनी बेटी को देखने के लिए तरस रही थी। मैंने सिर्फ ये बात माँ और भाभी को बता रखी थी और उन्हें भी बाकी सब को बताने से मना कर दिया था। माँ मुझे तड़पता देखकर भाभी को कहती थी कि तुमने उन लोगों की इतनी तारीफ की थी और ये तुम्हारे रिश्तेदार ऐसे बुरे निकले। हमने बेटी का रिश्ता तुमको देखकर और तुम्हारे कहने पर दिया था। अब तुम ही इस मामले को संभालो, वरना फिर हम भी बुरे बनकर दिखाएंगे। भाभी बेचारी क्या करती, वो खुद मेरी हालत देखकर रो पड़ती थी। आखिरकार उन्होंने सोचा कि किसी तरह उस लड़की का पता करना चाहिए कि वो कौन है जिसकी वजह से प्रदीप ऐसा हो गया है। पति पत्नी जैसे पवित्र रिश्ते की भी उसकी नज़रों में कोई अहमियत बाकी नहीं रही है। भाभी अपने मायके गई और अपने भाई के जिम्मे ये काम लगा दिया। उन लोगों ने पता किया तो पता चला कि प्रदीप के साथ जो लड़की है उसका नाम अनु है और वो एक कोठे वाली की बेटी है। मैंने भाभी को ये बात बता दी थी कि वो लड़की लाख बुरी सही, लेकिन मेरा जूता पड़ने पर भी उसने रात के वक्त मुझे घर से बाहर नहीं निकलने दिया, जबकि प्रदीप मुझे धक्के देकर निकाल रहे थे। इसका मतलब ये है कि उस लड़की के दिल में इंसानियत बाकी है। इसी वजह से मेरी भाभी को ख्याल आया कि उस लड़की से मिलकर उसको समझाना चाहिए कि वो हमको बर्बाद ना करे और एक मासूम बच्ची की ज़िंदगी पर भी तरस खाए जिसको उसकी माँ से अलग कर दिया गया था। मगर उस लड़की से मिलना बहुत मुश्किल था, क्योंकि वो जिस जगह रहती थी वो ऐसी जगह थी जहाँ शरीफ मर्द तो जा सकते थे, लेकिन शरीफ घराने की औरतों के लिए एक बहुत ही गंदी जगह थी। वहाँ हमारे लिए कदम रखना जैसे क़यामत को आवाज़ देना था। मेरी भाभी ने हिम्मत की और मेरी खातिर उस बदनाम जगह चली गई। वो अनु को समझाने और मेरी खुशियों की भीख मांगने गई थी। मेरे दर्द को देखकर उन्होंने जज्बात में एक कदम भी उठा लिया, बगैर सोचे कि वहाँ जाने के बाद उनकी अपनी ज़िंदगी पर क्या असर पड़ेगा। खैर ये हिम्मत भाभी को महंगी पड़ी, क्योंकि अनु को तलाश करने के बाद भाभी ने उससे मेरी ज़िंदगी की भीख मांगी तो उसने सीधा सीधा कह दिया कि मुझे 10 लाख रुपये दे दो तो मैं प्रदीप की जान छोड़ दूंगी। भाभी ने उससे कहा कि हमारे पास तो इतने पैसे हैं भी नहीं, ऊपर वाले से डरो। वो मुस्कुराते हुए बोली, बहन जाओ अपना काम करो, मैं एक तवायफ हूँ और तवायफ को सिर्फ पैसों से मतलब होता है, चाहे किसी की ज़िंदगी ही क्यों ना बर्बाद हो जाए। और ये कहकर वो हंसने लगी। इस बात पर उन दोनों की बहुत बहस हुई और वो नाकाम उठकर वापस आने लगी तो प्रदीप ने उन्हें अनु के घर से निकलते हुए देख लिया।
प्रदीप तो वैसे ही मौके की तलाश में था कि हमको और तकलीफ पहुंचा सके। उन्होंने भाई के ऑफिस जाकर भाई से बात की और उनको बताया कि तुम्हारी पत्नी को कल उन्होंने वहां देखा कि जहां उनको देखने का कोई सोच भी नहीं सकता। भला उस बाजार में उनका वहां क्या काम था? जरा उनसे घर जाकर पूछना, क्योंकि मैंने खुद उनको अपनी आंखों से वहां देखा है। अपनी पत्नी के करीबी रिश्तेदार के मुंह से ऐसे शब्द सुनकर मेरे भाई आग बबूला हो गए। उनको प्रदीप की बात का यकीन नहीं आता था, मगर वो तो कसमें खा रहे थे कि सामना करवा लो। अगर मैं झूठा हूं तो 100 जूते बीच बाजार में खड़े होकर मारना। भला मैं अपनी रिश्तेदार पर ऐसा घटिया इल्जाम क्यों लगाऊंगा, जबकि वो 4 बच्चों की माँ है। आपकी बहन से झगड़ा ना हुआ होता तो खुद आपके घर आ जाता। दीदी हमारे खानदान की इज्जत है, मगर वो आपके तो घर की इज्जत है। किस मुंह से ये बात आपके सिवा किसी दूसरे को बता सकता हूँ? भाई को उस पर मुझसे लड़कर मुझे मायके छोड़ने का गुस्सा जो था, वो उसकी ये सारी बातें सुनकर भूल गए और वो गुस्से की आग में सुलगते हुए घर आ गए। आते ही भाभी को कमरे में बुलाया और उनसे पूछा कि तुम वहां क्यों गई थी, जहां पर हम भी कदम रखना पसंद नहीं करते? तुम्हारा उस तवायफ से क्या संबंध है? हम मर्द भी दिन की रोशनी में उस मोहल्ले से गुजरते हुए भी शर्माते हैं। मुझे ये बात समझाओ। तो भाभी घबरा गई थी। पहले तो डर के मारे भाभी ने मना किया, लेकिन जब भाई ने ठीक जगह और वक्त तक बता दिया तो वो समझी कि शायद उन्होंने अपनी आंखों से खुद देख लिया है। उस काम की वजह से वहां जाना इतना जरूरी ही था तो मुझे कह देती। क्या मुझसे भी वो बात छुपाना चाहती थी? आखिर वहां के लोगों से तुम्हारा क्या संबंध है? मेरा वहां किसी से कोई संबंध नहीं है। मैं वहां एक अनु नाम की एक तवायफ से मिलने गई थी, जिसकी वजह से तुम्हारी बहन का घर खराब हो रहा है। वो लड़की प्रदीप के पीछे पड़ी हुई है और वो तुम्हारी बहन को तलाक दिलवाकर खुद प्रदीप से शादी करना चाहती है, और प्रदीप भी उसके झूठे प्यार में फंस चुका है। इसलिए उन्होंने तुम्हारी बहन यहाँ छोड़ रखी है। 3 महीने बीत चुके हैं, अब तक उसने घर वालों को ये बात क्यों नहीं बताई? तुम इतनी होशियार हो क्या जो मुझे बताए बगैर ही उस तवायफ को समझाने उस बदनाम जगह पहुंच गई? ये बात मेरी अकल स्वीकार नहीं कर सकती। मामला कुछ और है। आपको शायद प्रदीप ने भड़का दिया है। आप अपनी बहन से पूछ लो, वो भी अब तुमको बचाने के लिए यही कह देगी जो तुम कह रही हो। प्रदीप को इस बारे में कुछ नहीं पता और वो मेरी बहन के साथ ऐसा करने के बाद मुझसे मिलने की हिम्मत ही नहीं कर सकता था। मैंने खुद तुमको वहां देखा है। भाई ने भी भाभी से झूठ बोल दिया। वो और भी डर गई और उनसे अपनी गलती की माफी मांगने लगी और कहा कि मैं तो बस उस लड़की को समझाकर प्रदीप से दूर करना चाहती थी ताकि तुम्हारी बहन का घर दोबारा बस सके। भाई ये बात सुनकर और भी गुस्से में आ गए और पत्नी पर हाथ उठा दिया। कहा कि बेशक मेरी बहन का घर उजड़ जाता, मगर तुम्हें एक तवायफ के कोठे पर नहीं जाना चाहिए था। अगर प्रदीप मेरी बहन को तलाक देता है तो दे दे, लेकिन तुमको उस गलत जगह पर जाकर उस गंदी लड़की से मिलना और उसकी मिन्नतें करने की जरूरत नहीं थी। क्या तुमको नहीं पता कि ऐसी औरतों का तो काम ही किसी का घर उजाड़ना होता है? ये मोहब्बत और इज्जत के लिए नहीं बल्कि माल दौलत समेटने के लिए जीती हैं। भाभी ने भाई से बहुत माफी मांगी, लेकिन मेरे भाई को तो उस पर इस कदर गुस्सा आ रहा था कि उस गुस्से की आंधी ने उनके दिमाग को खराब कर दिया। भाई ने गुस्से में उनको 2-4 थप्पड़ मार दिए और उन्हें घर से निकाल दिया। भाभी रोती हुई अपने मायके चली गई। बाद में उन्होंने मेरी भी खूब खबर ली कि तुम तो प्रदीप से झगड़े की कुछ और ही वजह बताती थी। अगर उस झगड़े की वजह कोई औरत है तो तुमने हमें क्यों नहीं बताया? आखिर इसकी क्या वजह थी? इसका मतलब है कि कसूर सिर्फ प्रदीप का नहीं बल्कि तुम्हारा भी है, जो तुम हमसे छुपाती रहती हो। कुछ दिनों के गुस्से के बाद भाई को पत्नी को यूं मारकर घर से निकालने पर बहुत पछतावा होने लगा था। उन्होंने गुस्से में ये क्या कर दिया, जो हो चुका था वो तो हो गया। अफसोस ये कि मैं तो उजड़ी ही थी। अपने से ज्यादा दुख इस बात पर था कि मेरी भाभी को बिना बात सजा मिल रही थी और उसका घर भी उजड़ गया। उधर मेरी बेटी मेरी नंद के पास तो इधर भाभी के बच्चे हमारे पास। भाभी को अगर मुझसे मोहब्बत थी तो मुझे भी उनसे कम मोहब्बत नहीं थी। मेरा चैन सुकून लुट गया। अभी कुछ ही दिन गुजरे थे कि प्रदीप और अनु गाड़ी में कहीं जा रहे थे कि गाड़ी की टक्कर एक ट्रक से हो गई। प्रदीप को भी चोटें लगी थी, मगर अनु की हालत बहुत नाजुक थी। उसे फौरन अस्पताल पहुंचाया गया। गाड़ी भी बिल्कुल तबाह हो गई थी। अनु के दोनों पांव और एक बाजू इस हादसे की वजह से टूट गए थे और सारे जिस्म पर चोट लगी थी और उसका बचना बहुत मुश्किल था।
आखिरी वक्त में उसने प्रदीप से इतना कहा कि मुझे मेरे किए की सजा मिल चुकी है। मैं तुम्हारा घर बर्बाद करने चली थी और अपनी ही जिंदगी से हाथ धो बैठी। मेरा बचना तो अब बहुत मुश्किल है। अब ऊपर वाले के लिए मेरी वजह से अपनी पत्नी को तलाक मत दो। यही उसके आखिरी शब्द थे। उसके बाद वो दोबारा ना बोल सकी। अब प्रदीप को भी एहसास हो गया था कि उसने अपना घर तो बर्बाद किया ही था, मगर अपने घर के साथ किसी और का घर भी बर्बाद करने चला था, जिसकी सजा उसे मिल चुकी थी। इस वाक्य के बाद वो सीधा अपने ससुराल गया। उस समय तक मेरे भाई भी अपनी पत्नी से माफ़ी मांगकर उन्हें मनाकर वापस अपने घर में ले आए थे, और प्रदीप ने मुझसे माफ़ी मांगी और मुझे वापस घर चलने को कहा। माफ़ी मांगने और सारी बात बताने के बाद मम्मी पापा ने यही फैसला किया कि अब मुझे अपने घर वापस जाना चाहिए और जाकर अपनी बेटी को खुद संभालना चाहिए। और फिर वो मुझे घर ले गए। अब उनका किसी लड़की से कोई चक्कर नहीं था। मेरे मम्मी पापा ने बच्ची की वजह से मुझे उनके साथ जाने दिया, क्योंकि हमारी अभी तलाक नहीं हुई थी। तभी मेरा घर बच गया और मैं वापस अपने घर आ गई। मेरी बेटी आज मेरे पास है और मेरा घर बस गया है, और भाई और भाभी का रिश्ता भी दोबारा जुड़ गया है। ये सब होने के बाद मैं भी खुद को बदलने की बहुत कोशिश कर रही हूँ। मैं खुद को वैसा बनाना चाहती हूँ जैसा मेरे पति चाहते हैं, ताकि आइंदा कभी वो मुझे छोड़कर न जाएं। आज मेरे पति मेरी इस कोशिश से बहुत खुश हैं और हम एक हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।